नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले से 12वां संबोधन। इस बार सेना के शौर्य को समर्पित होगा प्रधानमंत्री मोदी का भाषण। बिहार एसआईआर को लेकर देश भर में कल प्रदर्शन करेगी कांग्रेस पार्टी। सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। बिहार एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की पीठ करेगी सुनवाई। चुनाव आयोग आज रखेगा अपनी दलीलें। अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया की ईडी का केस दिल्ली हाईकोर्ट में रद्द करने की मांग। शराब घोटाले से जुड़ा मामला 12 नवंबर तक सुनवाई टली। देश में 1.53 करोड़ आवारा कुत्ते, 70% को साल भर में टीके लगेंगे। 3 मंत्रालयों ने राज्यों को जारी किया एडवाइजरी। भारी बारिश की वजह से हिमाचल में अब तक 229 मौतें। उत्तराखंड के 11 जिलों में बाढ़ का खतरा। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में स्कूल बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। रायपुर से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय की पहल पर डीएपी और यूरिया का अतिरिक्त आवंटन। छत्तीसगढ़ को 50-50 हजार टन डीएपी और यूरिया सप्लाई। कृषि मंत्री नितान के नेतृत्व में सांसदों की दिल्ली में मुलाकात। केंद्रीय उर्वरक मंत्री से हुई सकारात्मक वार्ता। डीएपी यूरिया का आवंटन बढ़ाकर किसानों को राहत। राज्य और केंद्र सरकार में समन्वय से कृषि क्षेत्र को मजबूती। छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण निर्णय। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अतिरिक्त आवंटन से राज्य के किसानों को मिलेंगे लाभ। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ को 50-50 हजार टन डीएपी और यूरिया सप्लाई। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अब सीधा आपको उत्तर प्रदेश के सदन लेकर चलते हैं, जहां पर मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। 2047 विजन डॉक्यूमेंट्स पर हो रही है चर्चा। तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। टीसी 71 उत्तर प्रदेश जीएसटी नियम 2017 आदेश ब्रैकेट में 336 2025 दिनांक 24 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम संख्या 1 सन 2017 की धारा 166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ। संख्या 14 माननीय आप के अनुज्ञा से राजकरण विभाग 2 की अधिसूचना संख्या 331/11-2-25-9 ब्रैकेट में 47-17-TC 282 उत्तर प्रदेश अधिनियम 1/2017 आदेश ब्रैकेट में 346-2025 दिनांक 12 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम संख्या 1 सन 2017 की धारा 166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ। संख्या 15 माननीय आपकी अनुज्ञा से राजकरण विभाग 2 की अधिसूचना संख्या 520/11-2-25-9 ब्रैकेट में 47-17-TC 283 उत्तर प्रदेश अधिनियम 1/2017 आदेश ब्रैकेट में 347/2025 दिनांक 28 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम संख्या 1 सन 2017 की धारा 166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ। संख्या 16 माननीय आपकी अनुज्ञा से राजकरण विभाग 2 की अधिसूचना संख्या 330/11-2-25-9 ब्रैकेट में 42-17-TC 72 उत्तर प्रदेश जीएसटी नियम 2017
ब्रैकेट में 348 2025 दिनांक 17 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम संख्या 1 सन 2007 की धारा 66 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 17। माननीय मुखिया से राज्य कर विभाग की अधिसूचना संख्या 623/2-2-25-9 ब्रैकेट में 42-17-TC-72 उत्तर प्रदेश जीएसटी नियम 2017 आदेश ब्रैकेट में 349-2025 दिनांक 21 मई 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम संख्या 1 सन 2017 की धारा 166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 18 माननीय वित्त का है आपको। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से छठा राज्य वित्त आयोग पंचायती राज तथा स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश की अंतरिम रिपोर्ट 2025-26, 26-27 के लिए उस पर राज्य सरकार के कार्रवाई ज्ञापन एक्शन टेकन रिपोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 243 झा विदिन ब्रैकेट 4 और 243 माह विदिन ब्रैकेट 2 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ। संख्या 19 माननीय वित्त मंत्री जी। नंबर में आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण जीडीना में भूमि अर्जन एवं पर संपत्तियों के आवंटन पर प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या 4 निष्पादन लेखा परीक्षा को महामहिम राज्यपाल महोदया द्वारा संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ। संख्या 20 माननीय जल शक्ति मंत्री जी। मैं आपकी अनुज्ञा से यूपी प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 394 की उपधारा 2 के अधीन विरोध के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 21 माननीय खादी एवं ग्रामोद्योग। अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड लखनऊ का वर्ष 19-20 एवं 21 का संकलित प्रमाणित आर्थिक चिट्ठा एवं महालेखाकार द्वारा संपादित पृथक लेखा परीक्षक प्रतिवेदन वर्ष 19-20 तथा वर्ष 20-21 को उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड अधिनियम 1960 की धारा 30 की उप धारा 5 के अधीन सदन की पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 22 माननीय परिवहन मंत्री। कारणों से ही सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 23 कुछ नहीं। मत संख्या 24 सभापति लोक लेखा समिति। सभापति लोक लेखा समिति। मानवर मैं सभापति लोक लेखा समिति उत्तर प्रदेश आपकी अनुज्ञा से 18वीं विधानसभा की लोक लेखा समिति 2024-25 का 30वां प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन आर्थिक क्षेत्र गैर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 1 में उल्लेखित आवास एवं शहरी नियोजन विभाग गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से संबंधित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ। संख्या 25 माननीय सभापति। मानवर मैं सभापति लोक लेखा समिति उत्तर प्रदेश आपकी अनुज्ञा से 18वीं विधानसभा की लोक लेखा समिति 2024-25 का 18वां प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन राजस्व क्षेत्र के उपक्रमों पर 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 5 में उल्लेखित आबकारी विभाग से संबंधित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 26 माननीय सभापति। मैं सभापति लोक लेखा समिति उत्तर प्रदेश आपकी अनुज्ञा से 18वीं विधानसभा की लोक लेखा समिति 2024-25 का 32वां प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन आर्थिक क्षेत्र गैर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2015 का प्रतिवेदन संख्या 6 में उल्लेखित आवास एवं संयोजन विभाग गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से संबंधित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 27 सभापति महिला बाल विकास।
सभापति महिला एवं बाल विकास संबंधी संयुक्त समिति, उत्तर प्रदेश विधानमंडल की महिला एवं बाल विकास संबंधी संयुक्त समिति वर्ष 2024-25 का 25वां प्रतिवेदन, जो समिति वर्ष 2022-23 एवं 2024-25 में राजस्व विभाग से संबंधित शिकायती पत्रों के निस्तारण पर आधारित है, प्रस्तुत करती है। विशेषाधिकार नहीं है। याचिकाएं श्री राम खिलाड़ी यादव, श्री राम खिलाड़ी यादव नहीं है, चलिए आइए हैं। श्री विवेक कुमार वर्मा, श्री प्रभात कुमार वर्मा, श्री सुरेश पासी नहीं है, श्री विमलेश पासवान, डॉक्टर विमलेश पासवान नहीं, श्री प्रभु नारायण सिंह, श्री प्रभु नारायण सिंह यादव नहीं है, श्री मूलचंद सिंह निरंजन, श्री ज्ञानेन्द्र सिंह हैं, श्री श्रीकांत कटियार नहीं है, श्री सत्यपाल सिंह राठौर नहीं, श्री राम रतन कुशवाहा, श्री तेजपाल सिंह नागर, श्री नंद किशोर गुज्जर नहीं है, श्री पलटू राम, श्री लोकेंद्र प्रताप सिंह, श्री रामवीर सिंह नहीं है, श्री लकी यादव हैं, श्रीमती गीता शास्त्री, श्री अमिताभ वाजपेयी, श्री ब्रजभूषण राजपूत नहीं है, श्री वीर विक्रम सिंह, श्री जय कुमार सिंह जैकी, श्री मुकेश वर्मा, श्री मुकेश वर्मा, मुकेश वर्मा जरा जानकारी करिएगा, बताइएगा दुबे जी, कल परसों भी थे कि नहीं थे। श्री महेंद्र नाथ यादव नहीं, श्री वाचस्पति, श्रीमती बिजमा यादव नहीं, श्री अजय सिंह गुंडा, श्री आशु मलिक, श्री अनिल प्रधान, हाँ प्रभु नारायण जी आ गए, प्रभु नारायण जी को टिक कर लिया आ गए, श्री अनिल प्रधान हैं, श्री मुकेश चौधरी, श्री राम मूर्ति वर्मा, श्री त्रिभुवन दत्त, श्री राम अवतार सिंह सैनी, श्री दिनेश रावत, श्री ऋषि त्रिपाठी। मानसून सत्र से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां पर सत्र की शुरुआत हो चुकी है। अब वापस से अपनी खबरों का रुख कर लेते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर सीएम सैनी ने संत कबीर कुटीर में तिरंगा लगाया है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत मुख्यमंत्री ने सीएम नेतृत्व राष्ट्रध्वज हमारी आन बान शान का प्रतीक। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, ये अहम खबर सामने आ रही है। सीएम ने जनता से की तिरंगे को घर घर लगाने की अपील। स्वतंत्रता दिवस के पखवाड़े में तिरंगे से जोड़ी राष्ट्रीय एकता। सीएम सैनी ने तिरंगा फहराने के महत्व पर किया जोर। सीएम ने स्वतंत्रता संग्राम के सम्मान में तिरंगा फहराया। राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने के लिए सीएम का संदेश। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, सीएम ने जनता से की तिरंगे को घर घर लगाने की अपील। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
बालोद जिले के ग्राम चटौत में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। आपसी विवाद के बाद युवक पर चाकू से हमला, एक की मौत हो गई है। मृतक धमतरी जिले के ग्राम माडम सिल्ली का निवासी। चाकूबाजी के बाद पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया। पुरूर थाना क्षेत्र में हुई हत्या की घटना, चाकू से हमला करने वाले आरोपी की पहचान हुई। मृतक और आरोपी के बीच विवाद के कारण शुरू हुआ हमला। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बलरामपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर मिलावटी तेल बेचने का मामला सामने आया है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और बलरामपुर चांदी रोड पर स्थित पेट्रोल पंप, जो कि पेट्रोल पंप को किया गया सील। शिकायतों पर बड़ी कार्रवाई, जिला फूड विभाग ने जांच की। तेल में मिलावट की पुष्टि के बाद पेट्रोल पंप सील। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की तैयारी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली बड़ी जानकारी आपको खैरागढ़ से बताते हैं, जहां पर सीएम साय का आज खैरागढ़ का दौरा। नए बीजेपी कार्यालय का लोकार्पण करेंगे सीएम। और सीएम साय दोपहर 1:40 पर पहुंचेंगे खैरागढ़। विकास कार्यों की खैरागढ़ को देंगे सौगात सीएम साय। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
विकास कार्यों की सौगात दिए जाने की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नए बीजेपी कार्यालय का लोकार्पण करेंगे सीएम। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीएम साय दोपहर 1:40 पर पहुंचेंगे खैरागढ़। अहम जानकारी सामने आई है और विकास कार्यों के खैरागढ़ को देंगे सौगात। अहम खबर आपको हम बता दें। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रायपुर से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। सीएम साय की अगुवाई में निकलेगी तिरंगा यात्रा। राजधानी रायपुर में निकलेगी तिरंगा यात्रा। शहीद स्मारक भवन से तेलीबांधा मरीन ड्राइव तक निकलेगी यात्रा। मंत्री, विधायक, सांसद सहित सामाजिक संगठन के लोग होंगे शामिल। तिरंगा यात्रा के समापन पर होगा रंगारंग कार्यक्रम। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको रायपुर से बताते हैं, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय की पहल डीएपी और यूरिया के अतिरिक्त आवंटन की मंजूरी। छत्तीसगढ़ को सप्लाई प्लान के अतिरिक्त आवंटन। डीएपी और यूरिया के 50-50 हजार टन आवंटन। कृषि मंत्री नेताम के नेतृत्व में सांसदों ने की मुलाकात। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर और अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। बेमेतरा शहर में रकम दोगुना करने का झांसा देने वाले आरोपी पुष्पेंद्र सिंह बघेल को बेमेतरा सिटी कोतवाली थाना की पुलिस ने 8 साल के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को लेकर अहम बातें सामने आई हैं। आरोपी के खिलाफ धारा 420 और 34 के तहत अपराध दर्ज किया है। आरोपी पुष्पेंद्र सिंह बघेल एक निजी कंपनी का डायरेक्टर था। उसने 6 साल में रकम दोगुना करने का प्रलोभन देकर कई निवेशकों से रकम इकट्ठा की थी। प्रार्थी धीरेन्द्र साहू ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मैं तो पीता हूँ तो कुछ नहीं पी, इसलिए पूरा बाहर मैं तो पीता हूँ तो कुछ नहीं पी, इसलिए पूरा बाहर बेमेतरा पुलिस को एक ऐसे आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुआ है जिसकी तलाश काफी दिनों से थी और पुलिस ने जो है अपने सूत्र लगाए थे। इसमें पता चला कि ये जो है रीवा में बंद है, रीवा जेल में। तो पुलिस ने उसका प्रोटेक्शन वारंट जो है प्राप्त किया माननीय न्यायालय से और उसको लेकर के यहाँ पे आई और अपने जो बेमेतरा के 2017 का जो है चिट फंड का प्रकरण था साई प्रकाश कंपनी के विरुद्ध जो है उसमें अरेस्ट करते हुए जो है आगे की जो विधिवत कार्रवाई पूर्ण की है। अगली खबर सूरजपुर से है, जहां पर भटगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स की लापरवाही ने एक महिला की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जहां पर स्टाफ की कमी के चलते एक महिला को अस्पताल के फर्श पर बच्चे को जन्म देना पड़ा। यह घटना उस समय हुई जब महिला को 4 घंटे तक डॉक्टर का इंतजार करना पड़ा। इंतजार के बाद महिला ने बच्चे को जन्म दिया। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और के न्यूज़ की खबर का बड़ा असर भी देखने को मिला है। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया। सूरजपुर कलेक्टर और सीएमएचओ के आदेश पर 2 अलग-अलग जांच टीमों का गठन किया गया। इन टीमों ने घटना की जांच की और पाया कि स्वास्थ्य केंद्र में की कमी और ड्यूटी में लापरवाही के कारण महिला को कठिनाई का सामना करना पड़ा है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और जैसलमेर डीआरडीओ गेस्ट हाउस के मैनेजर पर आरोप। मैनेजर महेंद्र प्रताप को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जैसलमेर से आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि गुप्त सूचना लीक करने के मामले में डीआरडीओ कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया। जासूसी मामले में सुरक्षा एजेंसियों ने जांच तेज कर दी है। ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें।
आईएसआई को गोपनीय जानकारी पाकिस्तान भेजने का आरोप। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और एक बार फिर से आपको यूपी विधानसभा लेकर चल रहे हैं। मानसून सत्र में माता प्रसाद पांडे क्या कुछ कहना सुना रहे हैं। लेकिन मेरे बहुत सारे विधायक हैं, इतने विधायक हैं जो हिस्सा लेना चाहते हैं, क्या इतने समय में हो पाएगा? आप सबको नहीं हो पाएगा, इसलिए बढ़ाने की बात करता हूं। आपके सारे विधायकों को दूंगा समय, बोलिए। अरे मैं दूंगा ना समय। अरे जो आप अपने नेता की नहीं मान रहे, मेरी तो छोड़िए, आप अपने नेता की। आप बैठिए, आप नहीं हो उसमें ना, नेता से बात होगी, आपसे नहीं होगी। आप बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, प्लीज शुरू करें। ये हिंदुस्तान की पहली विधानसभा ऐसी है जिसमें इस विषय के ऊपर पहली बार चर्चा होने जा रही है। महत्वाकांक्षाएं मान्यवर सामान्य मनों में पला नहीं करती। माननीय योगी जी जिस दिन से सत्ता में आए उस दिन से उनका सपना एक ही है कि उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बने, सर्वोत्तम प्रदेश बने और केवल मात्रात्मक सुधार न हो, लोगों की जीवन स्तर में सुधार हो, एक क्वालिटेटिव डिफरेंस देखने को मिले माननीय। और इन 8 वर्षों की अथक परिश्रम और ईमानदारी से काम करने का नतीजा ये है कि आज पब्लिक परसेप्शन ये बना है कि उत्तर प्रदेश जो कभी को बीमारू राज्य हुआ करता था, आज उत्तर प्रदेश एक प्रोग्रेसिव राज्य के रूप में डेवलप हुआ है माननीय। इसलिए मैं विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं। मान्यवर, यह सदन प्रस्ताव करता है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को 2047 तक विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान पर जहां भारत सरकार तेजी के साथ कार्य करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में इस संकल्प को सफल बनाने के लिए समेकित प्रयास कर रही है, वहीं देश के सबसे बड़े राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत तभी विकसित राष्ट्र बनेगा जब राज्य विकसित होने के लिए ठोस एवं प्रभावी कदम उठाएंगे। विकसित भारत में उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनमानस की भागीदारी एवं सहभागिता हो, इस दृष्टि से इसे आम चर्चा बनाना एवं सामान्य नागरिक को इस परिचर्चा से जोड़ना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार के विकसित भारत संकल्प को प्राप्त करने में प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को जोड़े जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए इसका प्रारंभ सदन में चर्चा के साथ किया जा रहा है। हम नीति आयोग, विशेषज्ञों एवं अन्य संस्थाओं के सहयोग से 2047 के विकसित उत्तर प्रदेश के दृष्टिपत्र को मूर्त रूप देंगे, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने में एक कार्य योजना की तरह प्रदेश का मार्गदर्शन करेगा। मैं विशेष रूप से 2 लाइनें एक बहुत बड़े कवि के माध्यम से शुरू करना चाहता हूं। मान्यवर, जी सुनिए, बड़ी मुश्किल से कोई सुबह मुस्कुराती है। अगर ध्यान से सुनेंगे तो पसंद आएगा। जी 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 सुनाइए, इरशाद इरशाद। बड़ी मुश्किल से कोई सुबह मुस्कुराती है और गम की हर शाम दबे पांव चली आती है कि वक्त लगता ही नहीं जिंदगी बदलने में, पर बदलने में वक्त
जिंदगी लग जाती है। मानवर जितनी भी उपलब्धियां आज हमारे सामने देश और दुनिया में दिखाई पड़ती हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं गहरा चिंतन और गहरा मनन होता है। बिना चिंतन, बिना विचार के कोई उपलब्धि होती नहीं मान्यवर, और उपलब्धि होती है तो वो अधूरी होती है। इसलिए मान्यवर, ये विशेष चिंतन और मनन की आवश्यकता है जो हम आपके सामने, आपके माध्यम से, पूरे सदन से और पूरे प्रदेश के सामने ये रखना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाले उत्तर प्रदेश के 8 वर्षों में विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश 2047 की मजबूत नींव रखी गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा, निवेश, सुशासन, सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण, हर क्षेत्र में नया मानक स्थापित किया गया है। नीति निर्माता हो या प्रशासक, शोधकर्ता हो या जनप्रतिनिधि या कोई जिज्ञासु नागरिक, यह केवल यही नहीं दर्शाता है कि प्रदेश कहां पहुंच चुका है, बल्कि यह भी बताता है कि वह किस दिशा में और कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सेवा, सुरक्षा, सुशासन के संकल्प में मिलकर जो नया उत्तर प्रदेश गढ़ा है, ये उसी नवगठित पहचान की झलक है। वर्ष 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब उत्तर प्रदेश न केवल जनसंख्या के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य था, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से भी उसका विशेष स्थान था। ऐतिहासिक नगर, उपजाऊ भूमि, बहती नदियां, कुशल श्रम बल और समृद्ध परंपराएं, ये सब कुछ था पर उत्तर प्रदेश के पास। लेकिन इन सब के बावजूद राज्य की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे उस गति को नहीं पकड़ सकी जिसकी उसे अपेक्षा थी। नीतिगत स्पष्टता और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी ने इस राज्य को आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों की श्रेणी में दाखिला कर दिया। रोजगार के लिए पलायन आम था। औद्योगिक निवेश पहले से ही न्यूनतम था, वह भी वर्ष दर वर्ष कम होता चला गया। सरकारी औद्योगिक इकाइयों में तालाबंदी आम बात हो गई थी। बुनियादी ढांचे की खराब हालत और खराब कानून व्यवस्था ने निजी क्षेत्र की रुचि समाप्त कर दी थी। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, हर मोर्चे पर चुनौतियां थी। वर्ष 2017 तक प्रदेश की जीएसडीपी मात्र 12,71,000 करोड़ रुपए थी। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय से बहुत नीचे। निवेश के मामले में राज्य की हिस्सेदारी न्यूनतम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान पर था। योजनाएं बनती थी, लेकिन जमीनी कार्यान्वयन अक्सर राजनीतिक समीकरणों से उलझ कर रह जाता था। लेकिन 2014 में एक बड़ा मोड़ आया। केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और 2017 में योगी आदित्यनाथ जी के नए प्रशासन में उत्तर प्रदेश को एक नई आर्थिक सोच दी। नए भारत की परिकल्पना के साथ राज्य की आर्थिक दिशा भी तय की गई। हमारे नेतृत्व ने कार्य संस्कृति बदली, पारदर्शिता, निवेश के अनुकूल वातावरण, आधारभूत ढांचे का विस्तार और सबसे अहम प्रत्येक योजनाओं में जन सामान्य की भागीदारी ने मात्र 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली। राज्य के जीएसडीपी रुपए 29.78 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है और अब वित्तीय वर्ष 25-26 में इसे रुपए 35 लाख करोड़ से अधिक पहुंचाने का लक्ष्य है। एक समय जिस प्रदेश में से निवेशक कतराते थे, वहीं अब 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के औद्योगिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। नीतिगत प्रयासों ने उत्तर प्रदेश में निवेशकों को भरोसा बढ़ाया। 2016-17 के सापेक्ष वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय में 50 वर्ष के बाद दोगुनी से अधिक वृद्धि दर्ज हुई है और अब प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। आज पूर्वांचल में एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, बुंदेलखंड में उद्योग आ रहे हैं, किसानों को समय पर भुगतान हो रहा है, युवाओं को स्वरोजगार और स्टार्टअप के लिए मार्गदर्शन मिल रहा है और महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लखपति दीदी बन रही है। मान्यवर, हमारी सरकार निरंतर सर्वांगीण सामाजिक एवं आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय की दिशा में कार्य कर रही है। आज हम इस स्थिति में आ चुके हैं कि एक दीर्घकालिक विजन तैयार कर सके। इसके लिए आवश्यक है कि इस सम्मानित सदन के सभी सदस्य एकजुट होकर इस प्रयास के भागीदार बने, ताकि आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर हमारा देश और प्रदेश पूर्ण रूप से विकसित, आर्थिक रूप से समृद्ध, सामाजिक रूप से सशक्त हो सके और वैश्विक स्तर पर अग्रिम पंक्ति में खड़ा हो। इस क्रम में मैं अपने विचार इस माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। भारत सरकार द्वारा विकसित भारत 2047 की परिकल्पना प्रस्तुत की गई है, जिसके अंतर्गत स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ तक देश को पूर्ण विकसित, वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली, सुरक्षित और समावेशी राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। बहुआयामी
है, जिसमें आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, सतत विकास, सुरक्षा और सुशासन का समावेश है, जो एक सुदृढ़ संपन्न भविष्य के लिए सक्षम राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक है। भारत सरकार के वर्ष 2047 के विजन की तारतम्यता में तथा प्रदेश की विशेष परिस्थितियों में संभावनाओं का ध्यान रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा भी वर्ष 2047 का विजन तैयार किया जाना आवश्यक है। इसी संदर्भ में इस वर्तमान सत्र में ये विशेष चर्चा रखी गई है। उत्तर प्रदेश विजन 2047 वर्ष 2040 में प्रदेश के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए जाने पर विचार किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश की सबसे विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना, प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को राष्ट्रीय औसत के ऊपर ले जाना, जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करना, कृषि समृद्ध और किसानों की स्थिति में सुधार, प्रदेश को वैश्विक स्तर पर पूंजी निवेश के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करना, सबके लिए गुणवत्तापूर्ण एवं रोजगार परक शिक्षा, प्रदेश में विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा, वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी को कम से कम 60% तक बढ़ाया जाना, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना, प्रदेश के विकास में स्पेस टेक्नोलॉजी का अधिकाधिक उपयोग, प्रदेश को आईटी, लॉजिस्टिक्स एवं औद्योगिक हब बनाया जाना, ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर तथा डिजिटाइजेशन के माध्यम से आधुनिक एवं सशक्त बनाया जाना, गांव में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना, पर्यावरण को संरक्षित करना एवं समृद्ध बनाना, ग्रीन हाउस गैसेज तथा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए अधिकाधिक वृक्षारोपण किए जाने का लक्ष्य है, जिसके लिए सामाजिक बानगी के अंतर्गत वृक्षारोपण का अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक 242 करोड़ पेड़ों का वृक्षारोपण किया गया है। उल्लेखनीय है कि वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए एडवांस कार्बन क्रेडिट देने वाला उत्तर प्रदेश देश में पहला राज्य है। इससे किसानों के वृक्षारोपण लगाए गए वृक्षों को संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। बाढ़, भूस्खलन, भूक्षरण आदि समस्याओं से निपटने के लिए नदियों का चैनलाइजेशन किया जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत नदियों के प्राकृतिक प्रवाह और उनमें जल राशि को बनाए रखते हुए प्रदूषण मुक्त रखे जाने के प्रयास किए जाने चाहिए। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा अत्यधिक संवेदनशील है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने संसाधनों से एवं केंद्र सरकार की मदद से सीमा पर स्थायी सुरक्षा की जाए। देशवासियों की में देश के प्रति प्रेम सम्मान की भावना बढ़ाने के लिए उन्हें बचपन से ही देश, परिवार व समाज के प्रति कर्तव्य का बोध कराया जाना होगा। कृषि के क्षेत्र में और अधिक एवं नवीनतम तकनीक का प्रयोग करते हुए कृषि उपज की पैदावार बढ़ाना, बेहतर किस्म के बीजों के विकास के लिए शोध और तथा कृषि क्षेत्र में किसानों को जागरूक करने और उन्हें तकनीकी रूप से सक्षम बनाए जाने के लिए तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराया जाना, जिससे कि प्रति हेक्टेयर पैदावार में वृद्धि लाई जा सके। हमारे अंदर न तो सोच की कमी है, न ही हम कम मेहनत करते हैं। आवश्यकता आम आदमी को सही दिशा में देने की है। हमारे अंदर उत्तर प्रदेश के मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे थे। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। पंजाब के जिला मोगा के गांव चुड़क में एक मैरिज पैलेस की आड़ में चल रहे नाजायज नशा छुड़ाऊ केंद्र में 37 वर्षीय युवक जसपाल सिंह का कत्ल हो गया। ये केंद्र पुलिस थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित था और मृतक के परिवार का आरोप है कि जसपाल सिंह शराब पीने का आदी था। 4 जुलाई को नशा छुड़ाऊ केंद्र में इलाज के लिए गया था। परिवार का कहना है कि जब वो जसपाल से मिलने गए तो केंद्र ने कहा कि वो भाग गया है, लेकिन बाद में जसपाल की लाश कमरे में पड़ी मिली और मृतक के परिजनों ने कहा कि नशा छुड़ाऊ केंद्र ने इलाज के लिए 20,000 की फीस ली थी। पुलिस ने इस मामले में मैरिज पैलेस के मालिक इंद्रजीत और उसके बेटे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। इंद्रजीत के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पुत्र फरार है। डीएसपी सिटी गुरप्रीत सिंह भी मौके पर पहुंचे थे। पुलिस का कहना है नशा छुड़ाऊ केंद्र का लाइसेंस पहले ही समाप्त हो चुका था और अब यहां कोई वैध केंद्र नहीं चल रहा था। मृतक जसपाल अपने पीछे 2 छोटे बच्चों को छोड़ गया है। घोघामेड़ी में
भाद्रपद माह के दौरान आयोजित होने वाले प्रसिद्ध गोगाजी महाराज के मेले का अतिरिक्त जिला कलेक्टर संजू पारिक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजकंवर ने अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मेले के श्रद्धालुओं की सुविधा का जायजा भी लिया और व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने मेले में आने वाली भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा, पेयजल, छाया और चिकित्सा सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बैरिकेड्स, पानी की उपलब्धता, शेड्स और साफ सफाई की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है। यूपी को उत्तम बनाना योगी जी का सपना है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। यूपी विधानसभा में ये अहम बातें कही गई। आज यूपी तेजी से आगे बढ़ रहा है, विपक्ष अराजकता फैला रहा है, यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी बातें सुरेश खन्ना की ओर से सामने आई हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां पर 10वीं 12वीं की मार्कशीट में नंबर बढ़ाने का मामला, कूट रचित तरीके से अंक बढ़ाने वाला गैंग गिरफ्तार। अंक बढ़ाकर उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश दिलवाता था गैंग। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डेट की मार्कशीट बनवाने में भी आरोपी शामिल थे, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और गैंग के सरगना सहित 3 लोगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। बड़ी खबर सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आरोपी जितेंद्र, शिव कुमार और निखिल तोमर लेकर अहम बातें सामने आई। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको जौनपुर से बताते हैं, जहां बड़ा सड़क हादसा हुआ। जौनपुर से बड़ी जानकारी, रोडवेज बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। आज से 4 की मौत, एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। बस और ट्रक के भिड़ंत में 1 दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। खेतसराय थाना क्षेत्र के गुजानी बाजार के पास हादसा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। डीएमएसपी ने जिला अस्पताल में घायलों का हालचाल जाना। खेतसराय थाना क्षेत्र के गुजानी बाजार के पास हादसा। बड़ी जानकारी आपको हम रहे हैं। डीएमएसपी ने जिला अस्पताल में घायलों का हालचाल लिया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। शाहगंज सर्कल की फोर्स तैनात, स्थिति को किया नियंत्रित। सीओ शाहगंज अजीत सिंह भी मौके पर मौजूद, जांच शुरू। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से अगली बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। लोहिया संस्थान में नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव। नर्सिंग वार्ड पदों पर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव। अब होगी दोहरी लिखित परीक्षा। मुख्य परीक्षा से पहले होगी स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग में सफल अभ्यर्थी ही देंगे मुख्य परीक्षा। बदलाव में परीक्षा अभ्यर्थियों की संख्या कम। नर्सिंग के 665 और अन्य 200 पदों पर भर्ती। 50,000 से ज्यादा संस्थान में पहुंचे आवेदन। भर्ती प्रक्रिया लिखित परीक्षा के आधार पर होगी।
रायबरेली में के न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में कुत्ता बैठने का मामला के न्यूज इंडिया ने दिखाई थी एक्सक्लूसिव खबर का सीएमएस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह ने संज्ञान लिया। सीएमएस ने स्टाफ समेत सुरक्षा सुपरवाइजर को नोटिस जारी की है। नोटिस देकर मांगा जवाब, बस पकड़न, साथ ही दोबारा ऐसी घटना न हो उसके भी निर्देश दे दिए गए हैं। वार्ड में बेड पर लेटे थे मरीज, तो वहीं दूसरी ओर बेड पर कुत्ता नजर आया। तीमारदारों ने वीडियो बनाकर वायरल किया था। शहर स्थित जिला अस्पताल का पूरा मामला। उसकी जांच के लिए हमने अपने मैटर्न के साथ बैठक की है और उनसे संबंधित जो वहाँ कर्मचारी और स्टाफ नर्स हैं उनसे स्पष्टीकरण मांगा ऐसा क्यों हुआ, और जो सुपरवाइजर सिक्योरिटी सुपरवाइजर है उनसे भी हमने स्पष्टीकरण मांगा ऐसा क्यों हुआ। उसके साथ साथ मैंने सीसीटीवी फुटेज भी देखा है जो 11 तारीख को 11 बजे रात से लेकर के 11:20 के बीच में ये कुत्ता मुझे दिखाई दिया, और भविष्य में इस तरह की कोई पुनरावृत्ति न हो उसके लिए सभी को हमने निर्देश और आदेश दिया है कि ऐसा दोबारा न हो। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।